हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी कल या परसों से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी जो परीक्षा तिथि है दिसंबर 2022 रखी गई है। दिसंबर 2022, 1 मिनट प्लीज़, जिसका जो पेपर है वो दिसंबर में होने वाला है और जनवरी तक आपका पेपर चलने वाला है मल्टीपल शिफ्ट्स में। तो ये जो पेपर है आपका पेपर नंबर 1 है और आपका सीडीपी का पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। यही पेपर आपके पेपर में पूछा गया था, ये मेरा खुद का क्वेश्चन पेपर ही है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और सीटेट के पेपर को देख कर ही जाएंगे तो आपके 100% अच्छा स्कोर होगा। सीटेट की बता दें आपको, सीटेट में 90% जो क्वेश्चंस होते हैं, 90% क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं। जो क्वेश्चंस पहले पूछ लिए गए वही क्वेश्चंस बार बार इसमें रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी लेवल का दें या फिर आप जूनियर लेवल का दें, तो अगर आप क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको करके जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? बताइए, कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। देखिए, तार्किक चिंतन आप जो रीजनेबल थिंकिंग है उसके अंदर अगर योगदान की बात कर रहे हैं तो उनमें आप चुनौती नहीं दे सकते। यानी पूर्वानुमान जो आप पहचान करते हैं, उनके संदर्भ की पहचान करते हैं, तो आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि आप चैलेंज वगैरह की बात करेंगे तो फिर जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके विपरीत जाएगी। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। बात तो ठीक लग रही है। विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। देखिए, नेगेटिव पूछा था आपसे, योगदान नहीं देता है, तो विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं यहाँ से आपका एयरप्लेन मोड स्टार्ट कर देता हूँ। जो विचारक हैं वो क्या करते हैं? परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? विचारक कथनों के तथ्यों की सत्यता और तर्कसंगतता की जांच करते हैं। देखिए, तीनों ये बातें, जो तीनों बात कही गई हैं, ये तीनों की तीनों बातें ही आपकी सत्य हैं। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन वाली बात गलत है, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा इसमें योगदान नहीं देता है, कौन सा गलत है। गलत है, इसी वजह से इस सवाल का सही आंसर ये होगा। जब भी आपका नोट वाला क्वेश्चन आए सीटेट में, 90% आपकी उस क्वेश्चन के गलत होने की संभावना होती है। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, तो उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने और कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब क्लास 4th का एक स्टूडेंट है जो कि रमन है, और उसे क्या करता है, उसे विजुलाइज नहीं होता है, अच्छे से चीज़ों को नहीं देख पाता है, तो पाठ्यपुस्तक पढ़ने में और कार्य करने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर इस प्रकार की बातें हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसके लिए किसका यूज़, किन मटेरियल्स का, किन स्टडी मटेरियल का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का यूज़ करना चाहिए? तो TLM यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है आपको, उसे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और अपने काम में स्थायी छूट देनी चाहिए। आप उसे स्थायी छूट नहीं दे सकते। आप उसे ये नहीं बोल सकते पाठ्यपुस्तकों को पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। यानी कि पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, आप बोल रहे हो कि आप पाठ्यपुस्तक को पढ़िए, तो आप उसकी सहायता कहाँ कर पा रहे हो? एज अ टीचर आप यहाँ पर सुविधादाता नहीं बन पा रहे हो। टीचर क्या होता है? टीचर एक सुविधादाता के रूप में होता है, जो कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंदर इस बात को कहा भी गया है कि टीचर एक सुविधादाता के रूप में होगा। तो ये आप एक सुविधादाता के रूप में यहाँ पर प्रदर्शन अपना नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका गलत ही होगा। नेक्स्ट है, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। मतलब उसके अभिभावकों को, तो फिर आप क्या कर रहे हैं स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर आपका क्या काम है? अगर अभिभावक ही उसका पूरा काम करें, सलाह देनी चाहिए कि अभिभावकों से आप अपना पूरा काम करवाइए, तो एज ए स्कूल आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप यहाँ ये भी नहीं कह सकते।
नेक्स्ट है उसे अपने सहपाठियों की कॉपियों में काम उतारने दे दिए। देखिए कभी भी आप उसे उतारने के लिए, इमिटेट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कभी भी आप बच्चे को इमिटेट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि आप इस 1 मिनट प्लीज, आप बच्चे को क्या नहीं कर सकते, आप बच्चे को कभी भी इमिटेट करने की बात नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, बात तो बिल्कुल सही लग रही है। आप क्या करेंगे, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। भाई उसे दिखने में समस्या है, दिखने में समस्या है, सुनने में थोड़ी समस्या है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, जिससे वो अपने जो आपका TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो आपका अच्छे तरीके से काम कर पाए। जब वो विजुलाइज नहीं कर पाता तो टच एंड फील का आप यूज़ कर सकते हैं, टच एंड फील का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है। मीरा क्या है, विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है और वह इस कार्य से प्रेम करती है, उसे संतुष्टि देता है, वह क्या दर्शाता है। शारीरिक आवश्यकता को ना जीना, अभिभावजन्य आवश्यकता को ना जीना, एक्सटर्नल मोटिवेशन आप इसको नहीं कहेंगे, आप इसे इंटरनल मोटिवेशन कहेंगे, आंतरिक प्रेरणा कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन का आप इसको नाम देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। मतलब अनीता क्या कर रही है, रश्मि का कलम ले लिया, प्रतिशोध के रूप में रश्मि ने क्या किया, अनीता का खाना ही खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे का बदला ले लिया था। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मीकरण, ना जीना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मीकरण, ना जीना, दंड और आज्ञा पालन उन्मीकरण, ना जीना, यांत्रिक उद्देश्य उन्मीकरण की अवस्था पर है, यांत्रिक उद्देश्य उन्मीकरण की अवस्था पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है, जो कि वुडवर्ड साहब ने भी कहा है इसके बारे में। तो हेरिडिटरी और जो आपका पर्यावरण है, आनुवंशिकता है, उन दोनों की क्या है, इसमें महत्वपूर्ण अंतःक्रिया से ही आप क्या करता है, बच्चे सीखते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। तो स्टेटमेंट तो गलत है, अभिकथन गलत है, तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ए तो गलत है, तो इस वजह से गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है। देखिए 3 ऑप्शन तो हट ही गए, अब थर्ड ऑप्शन ही बचा, ये बिल्कुल राइट होगा। आगे पढ़ लेते हैं। भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पादन है, ना जीना। भाषाई विकास एनवायरनमेंट का भी उत्पादन होता है। बिना एनवायरनमेंट के आप केवल आनुवंशिकता से भाषा का उत्पादन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई बच्चा ब्रिटेन में पैदा हुआ, ठीक है, और वो इंडियन है, क्या है, इंडियन है, क्या आनुवंशिकता से ही क्या वो हिंदी बोलने लग जाएगा? कभी नहीं बोल सकता। अगर आप उसे इंडिया में पैदा हुआ एक बच्चा, वो हिंदी बोलेगा कि नहीं? बिल्कुल बोलेगा। आप उसे इंग्लिश भी सिखा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? देखिए, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो इसमें कुछ बच्चा क्रिएट करने की कोशिश करता है, कुछ उत्पन्न करने की सोचता है। इसके अंदर जो थिंकिंग होती है, चलिए, तो इसके अंदर जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है? जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसके अंदर कुछ उत्पन्न करने की कोशिश करता है, कुछ नया करने की सोचता है बच्चा इसके अंदर।
तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सर्जित करते हैं, ना जीना। अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। ये भी बात ठीक लग रही है, लेकिन है क्या ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत लग रहा है। आंसर में नोट, क्वेश्चन में नोट तो नहीं है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद की विशेषता नहीं है। शिक्षार्थी अपनी समझ स्वयं सर्जित करते हैं, बात तो ये बिल्कुल ठीक है। शिक्षार्थी क्या करते हैं, अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों को घटित होता है, ये भी बात सही है। कुछ भी नया सीखना मौजूद समझ पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। गलत तो फिर यही है, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कभी भी सीखना बाधित नहीं होता है, ये क्या होता है, प्रोत्साहित होता है एक तरीके से, तो ये तो कभी बाधित होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को संतुलन करने के लिए प्रभावशाली हैं। कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, बात तो ठीक है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, बात ठीक है। बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करना, कभी भी आप बच्चों को उकसाएंगे नहीं, तुलना नहीं करेंगे। आप कंपैरिजन करने का बच्चों के अंदर प्रभाव कर रहे हैं तो उनके अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न हो सकती है, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो कि उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें गिफ्टेड चिल्ड्रन की, गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए। कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके लिए एक कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन नहीं हो सकता, यानी कि सतत मोटिवेशन, सतत अभिप्रेरणा नहीं हो सकती। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करवा सकता। थोड़े समय के लिए वो उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, कैटलिस्ट का कार्य कर सकता है, लेकिन इंटरनल जो मोटिवेशन है वो आपके लिए एक ऑलवेज कैटलिस्ट का काम करेगा, हमेशा के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो गिफ्टेड चिल्ड्रन यहाँ पर और अच्छा अपना एक तरीके से दे पाएंगे, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अन्य विद्यार्थियों से उसकी अलग पृथक रूप से पहचान पर जोर देना चाहिए। आप पृथक नहीं कर सकते। विद्यालय द्वारा उनके लिए अविकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। कभी भी आप बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकते, आप उन पर कभी भी जोर नहीं दे सकते। बाहर पारितोषिक उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या है, आप उनको स्वेच्छा से आर्बिट्री एलिमेंट बना दीजिए एक तरीके से, जो उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न विषयों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या है, मानक रूप से एक रूप, नाचीना, सतत एवं समग्र बिल्कुल है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन इस बात को कहा जा सकता है, संकलनात्मक अध्यापक केंद्रित नहीं हो सकता, मानक आधारित संदर्भ युक्त नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं समग्र बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है। और आज की वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन ही कराएंगे, फिर 10 आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे, 10 फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे। तो एक ही पेपर को 3 वीडियोस में बांट के कराएंगे, ताकि आप पेपर को देख पाएँ, अच्छे से टैकल कर पाएँ क्वेश्चंस को। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। तो ऑप्शंस है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। तो अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, तो ये आपका क्या है, संभावित जोखिम वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थायी ज्ञान के बीच में जुड़ाव बल गलत है।
पुस्तकों की कहानियों की सुविधा वंचित पृष्ठभूमियों के बच्चे का मुख्य रूप प्रतिनिधित्व करना, ये भी गलत है। कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का पूरा जितने भी पेपर हैं आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। अगर आपको पेपर भी डाउनलोड करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।